आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि कोरोना अभी भी है। ऐसे में मास्क इस वक्त आपके लिए सुरक्षा कवच है। जरा सी लापरवाही आपके परिवार पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहने। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है और आप जहां कहीं भी जाएंगे मास्क नहीं उतारेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के मलाड में भारी बारिश की वजह से एक 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इसकी चपेट में आकर पास के 2 और मकान गिरे। रात 11 बजे के करीब हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक अब तक इस 11 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 8 घायलों को बाहर निकाला गया है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इमारत में अब भी 3 लोगों के फंसे होने की आशंका है। बीएमसी के मुताबिक इमारत काफी जर्जर हालत में थी और भारी बारिश होने के कारण वो हादसे का शिकार हो गई। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमारत के मलबे में फंसे बाकी लोगों को बाहर निकालने का काम भी जारी है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कि रात 11 बजे यह हादसा होता है और अभी तक 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लोग घायल हैं। अभी भी मलबे में लोग फंसे हो सकते हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, रात भर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। प्राथमिकता यही है कि जो लोग मलबे में अभी भी फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। कई जिंदगियां इस हादसे ने लील ली। मॉनसून शुरू हुआ है मुंबई में। हर साल इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती है और बड़ी लापरवाही इसलिए क्योंकि ये इमारत पहले से ही जर्जर थी। ये बीएमसी ने बताया है, लेकिन उसके बावजूद इमारत को खाली नहीं करवाया गया और हादसा ये होता है। अगर पहले ही इमारत खाली करवाई गई होती तो 11 लोगों की मौत नहीं होती। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। हम लगातार ये खबर आपको दिखा रहे हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मालोनी एरिया में गेट नंबर 8 के यहाँ पे एक 3 माले की बिल्डिंग ढहने की अभी यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है। वहाँ से अभी तक 15 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। उसमें महिला, पुरुष और कुछ छोटे बच्चों का भी समावेश है। सभी को हमने हॉस्पिटल में अभी भेजा है। सभी डिपार्टमेंट की टीम्स यहाँ पे मौजूद है। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, फिर भी हम उनको अभी कुछ देर में हम सभी को भी हम रेस्क्यू करने वाले। जब अवैध तरीके से तैयार किया जा रहा था उस दौरान किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया गया और इसी की वजह से ये हादसा हुआ है। फिलहाल इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 11 लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं। 8 लोग बुरी तरह से घायल हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं। अभी भी तलाश की जा रही है 3 लोगों की, जिनके संभावित तौर पर बताया जा रहा है कि अंदर फंसे हुए हैं। कोशिश ये है कि जन हानि को रोका जा सके, इन 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जारी है। ये हिस्सा आपको साफ तौर पर जो दिखाई पड़ रहा है, ये ग्राउंड प्लस 3 की एक पूरा 2 मंजिला इमारत तैयार की गई थी। अचानक ही इसका एक हिस्सा रात 11 बजे के करीब ढहा और सामने वाले जो घर थे, जो ग्राउंड प्लस 2 घर बनाए गए थे, उन 2 घरों के ऊपर जा गिरा। उस घर में के बीच में फंसे हुए लोग और साथ ही साथ इस इमारत के ढहे हुए हिस्से में जो फंसे हुए लोग थे वो इस डेब्रीज के नीचे दबे हुए हैं, जिनके निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी आशीष सिंह लाइव मौजूद हैं। आशीष, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे। आप सबसे पहले हमें ताजा स्थिति बताइए, मलबा हटाने का काम कहां तक पहुंचा है? जी, इस वक्त जो है यहाँ पे देखिए तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मलबे को हटाने में जुटी हुई है। मलबे को हटाया जा रहा है। 3 जो जिंदगियाँ हैं वो अभी भी उम्मीद जताई जा रही है कि वो इसमें फंसी हो सकती हैं, उन्हें निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि मालवनी के ये जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ पर ये रास्ता ही काफ़ी सकरा है। इस वजह से कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई दिक्कतों का भी सामना जो है वो फायर ब्रिगेड को करना पड़ रहा है। सबसे अहम बात ये कि अभी भी मलबा हटाए जाने के लिए मशक्क़त करनी पड़ रही है फायर ब्रिगेड को और साथ ही साथ प्रशासन को, ताकि मलबे को हटाया जा सके। 3 जिंदगियों की अभी भी जो संभावनाएं हैं उन्हें तलाशा जा रहा है। अहम बात यह कि अब तक जो कैजुअलिटी उभर कर सामने आई है उसमें 11 कैजुअलिटी हुई है और जिसमें 6 बच्चे, मासूम बच्चे हैं। शाम का वक्त था और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जो टूटा हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वही हिस्सा है जो अचानक ही कल देर रात जो है धाराशाही हुआ।
सामने के जो ग्राउंड+2 के फ्लोर्स थे, मकान बनाए गए थे, उनके ऊपर जा गिरा और इसके बाद ये पूरा हादसा जो है वो घटित हुआ है। फिलहाल जो है अवैध रूप से तैयार किया हुआ ये स्ट्रक्चर था, लिहाजा फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन उसके बाद बीएमसी जो है वो सख्त कार्रवाई के जो है वो मूड में है। बरसात भी हो रही है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिक्कतें भी निश्चित तौर पर बढ़ रही हैं। ठीक है आशीष, आप बता रहे हैं इमारत पहले से ही जर्जर थी, जो बीएमसी ने भी कहा है हर साल मुंबई में इस तरह के हादसे होते हैं, तो यहाँ पर बड़ी लापरवाही बीएमसी की तरफ से भी सामने आई है। जी बिल्कुल, लापरवाही साफ तौर पे उभर कर सामने आएगी। यहाँ पर जितने भी आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, जो टूटा हुआ स्ट्रक्चर है, खास तौर पे अगर उस स्ट्रक्चर को देखें तो वो अवैध रूप से ही तैयार किया गया हुआ था और अचानक ही जो है वो धाराशाही हुआ, जिसकी चपेट में 11 लोगों की मौत हुई है। सबसे अहम बात यह है कि अवैध स्ट्रक्चर काफ़ी खड़े किए गए हैं, लेकिन मालवनी के इलाके में खड़े किए गए इन अवैध स्ट्रक्चर्स को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इसलिए सवालिया निशान बीएमसी के ऊपर ही खड़ा हो रहा है कि बीएमसी के अधिकारी भी अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है और फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने और जो कहा जाए कि ये पूरी प्रक्रिया खत्म होने पहले 3 लोगों को बचाए जाने की प्रक्रिया होने के बाद आशीष, क्या मुंबई में बारिश भी हो रही है? ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ सकती हैं? जी बिल्कुल, मुंबई में बरसात हो रही है, अभी कुछ समय से बरसात शुरू हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन में इसीलिए दिक्कत आएंगी क्योंकि मलबा है, मलबा जो है वो मिट्टी का है और ऐसे में लगातार जो बरसात होगी उसकी वजह से गीला होने की वजह से वो हैवी होगा। ऐसे में जो 3 लोगों के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें भी दिक्कतों का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा और ऊपर से सकरा रास्ता होने की वजह से इस मलबे को हटा पाना भी इतना आसान नहीं है, जिसे लेकर फायर ब्रिगेड इस वक्त मशक्कत कर रही है। आशीष, ये बताइए कि जो 3 लोग फंसे हुए हैं अंदर, जिनको बचाने की जद्दोजहद जारी है, क्या उनकी पहचान हुई है? कौन है वो लोग और रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त कितनी टीमें जुटी हुई हैं? जी, इस वक्त जो 3 लोग फंसे हुए हैं उन तीनों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। वो खास तौर पे जो ये हिस्सा मलबे का गिरा हुआ है, जिस बिल्डिंग की इमारत का गिरा हुआ है, उसी के परिवार के 3 के सदस्य हैं जिनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और जिन लोग सबसे अहम बात है कि फायर ब्रिगेड की इस वक्त 4 टीमें जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि लगातार इस मलबे को हटाने की कोशिश में जुटी हैं। मलबा जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा, क्योंकि रास्ता सकरा है, लिहाजा ऑपरेशन करने में दिक्कतों का सामना फायर ब्रिगेड को करना पड़ रहा है। जैसे जैसे मलबा साफ होता जाएगा वैसे वैसे जो अंदर डेब्रीज में फंसे हुए 3 लोग हैं उन्हें बचाए जाने के संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल जिस तरह से हादसा हुआ है उसको लेकर बीएमसी के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। कल जिस तरह से बरसात में बीएमसी की पोल खुली थी, उसी तरह से अब जो है वो सीधे तौर पर अगर यहाँ पर देखें तो अब पुलिस के अधिकारी एडिशनल कमिश्नर दिलीप सावंत तक पहुँच चुके हैं मामले की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। और निश्चित तौर पर जो बीएमसी है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा होगा, क्योंकि अवैध स्ट्रक्चर तैयार किए गए थे। इस दौरान किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई और वही इस हादसे की वजह बने हैं जिसमें 11 लोगों की मौत है। जिसमें खास बात यह है कि सबसे अहम बात यह है कि 6 मासूम बच्चे हैं, वो जो है वो इस पूरे उनके जो कैजुअलिटी हुई है उसमें 6 मासूम बच्चे हैं। उनके साथ जो ये हादसा हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी आती है और साथ ही साथ जो है अवैध स्ट्रक्चर्स के ऊपर जिम्मेदारी है। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी लापरवाही है जिसने 11 लोगों की जिंदगी ली, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। आशीष, अगर संभव हो पाए तो जो वहां पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत करिए और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यह हादसा हुआ। जी बिल्कुल, जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं से अगर बात करने की कोशिश की जाए तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो अंदर दूसरे हिस्से में जो है वो रोके गए हुए हैं। साफ तौर पे लोगों का रोष है, गुस्सा है और ये गुस्सा निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रहा है। एक यहाँ पर आप देखें पुलिस जो है वो पहुँची हुई है। सर बेसिक डिटेल्स जानना चाहेंगे कि सर आपसे जानना सर, सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं। लाइव जा रहा है सर। अरे 2 मिनट थोड़ा डिस्कस। हेलो, पुलिस का भी कहना यही है कि जांच अभी जारी है, लिहाजा थोड़ा वक्त उन्हें चाहिए अपने पेपर वर्क्स को पूरा करने के लिए। लेकिन लोगों का गुस्सा यहाँ पर निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, तो लोगों का गुस्सा बढ़ा हुआ है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। आशीष, तस्वीरें दिखाते रहिए और बताइए कि जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने क्या कहा, क्योंकि बड़ी लापरवाही है। जैसा कि हमने कहा
इमारत पहले से जर्जर थी, उसके बावजूद इमारत को खाली नहीं करवाया गया। जी बिल्कुल, इमारत पूरी तरह से जर्जर अवस्था में थी, अवैध तरीके से तैयार की गई हुई थी, हालात जो है वो खराब थे। और सबसे अहम बात ये कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है 3 लोगों की जान बचाने के लिए। जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं। अंकल, क्या ये अवैध तरीके से तैयार थी? आप मेरे घर पे चलिए सर, मेरा घर देखिए, मेरा घर कैसा है। ठीक है, मेरा घर पूरा टूट गया है, ये घर के वजह से मेरा भी घर का नुकसान हो गया है। अब मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं भीख मांग के मेरा घर चलाती हूँ, समझे। और आप एक बार मेरे घर, एक घर की वजह से 6 घर और गिरे, टोटल 7 घर गिरे इधर। आप चलिए मेरा घर। ये हादसा हुआ तो आप लोग कहाँ थे उस वक्त? 11 बजे हम लोग रोड पे ही खड़े थे। हम लोग ये लाइव देखे, ऐसा लाइव देखे जैसा आप लोग के न्यूज में कैसा दिखाते वैसा लाइव देखे सर। ऐसा लग रहा है रियल, ऐसा जगह पे गिरा। एक गिरने की वजह से 5-6 घर एक साथ में गिरा है। और उसमें जो रूमधनी का जो पहला घर गिरा ना 4 माले का था, उसमें कम से कम उसके पूरी फैमिली खत्म हो गई है। 5-6 बच्चे थे, उसकी वाइफ, उसका भाई सब ऑफ हो गए। और उसके घर, उसका तो गिरने के बाद सामने दूध की दुकान थी, तो दूध का दुकान वाले को तो हम लोग निकाल लिए, सब लोग निकाल लिए। पर उसके यहाँ एक दूध ले रहा था, सरदार जी खड़ा था, उसका अभी तक कोई पता नहीं है। अवैध स्ट्रक्चर था ये? अवैध स्ट्रक्चर था, लीगल स्ट्रक्चर था? नहीं सर, कोई डिफरेंट नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग को खुद को नहीं मालूम क्या घर गिरा कैसा, क्योंकि हम घर में अचानक में सर गिरा। आप सर प्लीज सर आप चलिए हमारे घर पे। ये देखें, ये स्थानीय लोग थे, साफ तौर पे कहना है कि उनका घर भी इसी हादसे में बुरी तरह से डैमेज हुआ है। और अचानक ही देर रात बिल्डिंग हिलने लगी, हिलने के बाद हादसा जो है वो इतना गंभीर हुआ कि सामने का जो ये स्ट्रक्चर टूटा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है था, वो अगर आप देखें तो इस स्ट्रक्चर का एक हिस्सा बचा हुआ है जो कि टेढ़ा है, जबकि आधा हिस्सा सीधे सामने की जो ग्राउंड प्लस 2 इमारत की जो मकान था उसके ऊपर जा गिरा है। और उसकी चपेट में आने से ये 11 लोगों की कैजुअल्टी हुई है और साथ ही साथ जो है 8 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। डेब्रीज हटाए जाने का काम जारी है और सब तौर पर देखें डेब्रीज जो है वो लेकर जाई जा रही है। ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में डेब्रीज हटाई जा रही है ताकि, क्योंकि देखिए अगर अब ये खुले तौर पे अब देखें ये सकरा हिस्सा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑपरेशन जो है दोनों साइड से रास्ता ब्लॉक है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना आसान काम नहीं है फायर ब्रिगेड के लिए। फिलहाल फायर ब्रिगेड की 4 टीमें यहाँ पे लगी हुई है। 3 जो जाने हैं वो अभी भी इस मलबे में दबी हुई हैं और बिल्कुल आशीष, हम तस्वीरें देख रहे हैं और आप देखिए कि पानी की बूंदें भी हमारे कैमरे पर पड़ी हैं, क्योंकि वहां पर लगातार मुंबई में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें पेश आ रही हैं। अभी भी 3 लोग वहां पर फंसे हुए हैं। दरअसल मानसून की पहली दस्तक के साथ ही मुंबई पानी पानी हो गई। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे कई जगहों पर शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। मुंबई के निचले इलाके, खासकर हिंदमाता में सड़कों पर जल जमाव दिखा। सायन, बांद्रा, कुर्ला, चेंबूर, कोलाबा, सांता क्रूज और गिरगांव में बुधवार को जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने शहर के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 2 दिन मुंबई के लिए और भी मुसीबत से भरे हो सकते हैं। लिहाजा बीएमसी ने लोगों को चेतावनी दी है कि जरूरी ना होने पर लोग घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि हालात बिगड़ने पर वो फंस सकते हैं। मुंबई समेत ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है। मौसम विभाग की तरफ से तेज बारिश के अलर्ट के बाद एनडीआरएफ के जवानों को मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के जिलों में तैनात किया जाएगा। बारिश और उससे होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए एमएमआरडीए ने 24 घंटे का इमरजेंसी मॉनसून कंट्रोल रूम बनाया है। बीस 25 साल मुंबई में पानी भरता है, हाई टाइड होता है, तो भी हर साल हम इसी तरह का अगर रीज़न देने वाले होंगे तो मुंबई करों को गुमराह कर रहे हो। उद्धव जी ठाकरे साहब भी आपत्ति व्यवस्थापन में गए 5-10 मिनट के लिए। क्या 5-10 मिनट में जायजा लिया? क्या आपत्ति व्यवस्थापन समझ लिया? क्या सूचनाएं दी? क्या रिव्यू किया? मुझे लगता है मुंबई के संवेदना के प्रति यह खिलवाड़ है। आज आप देखिए कि बारिश कैसी हुई है। सुबह से बारिश हो रही है, करीब करीब 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। और रही बात मुंबई की, तो मुंबई की भौगोलिक दृष्टि से ऐसी है कि कुछ इलाके बहुत ही निचले जगह पर हैं।
खुद मुख्यमंत्री जी कंट्रोल रूम पहुंचकर सभी कलेक्टर, सभी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि सब लोग सजग रहें, जागरूक रहें। खुद मेयर रास्ते पर जाकर जहां जहां मदद होने की संभावना है वहां मदद कर रही है। खुद म्युनिसिपल के कमिश्नर IAS चहल जी इस समय पूरा कंट्रोल लिए हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, विरोधियों का काम है विरोध करना। हरियाणा के पानीपत में एक आदमी की मौत पर पुलिस वालों के खिलाफ इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आरोप है कि जिसकी मौत हुई उसे एक मामले में थाने लाकर टॉर्चर किया गया था, जिसके बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और इस बात की खबर मिलते ही इलाके के लोग हंगामा करने लगे। अपनी नाराजगी जताने के लिए कई लोग थाने पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गुस्साए लोगों को समझाने के लिए कुछ पुलिस वाले उनके पास गए, लेकिन शांत होने के बजाय वो उनसे बहस करने लगे। ये लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए थाने के बाहर काफी देर तक डटे रहे। मेरी मौसा जी है, इन्हें चौंकी में बुला के जान से मार दिया। वहीं पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में चुस्ती दिखाई और आरोपी पुलिस वालों को दबोचकर थाने ले गई। FIR दर्ज करके और जो ये सही इसमें कार्रवाई कर रहा था उसको काबू कर लिया। बताया गया कि इस मामले में पुलिस ने कुछ और लोगों को भी आरोपी बनाया है और उनकी तलाश तेज कर दी। इलाज के लिए कमर कसते हुए महंगे इंजेक्शन का ऑर्डर दे दिया है। इस बीमारी में इस्तेमाल होने वाले लाइपोसोमल लिम्फोटोसिन के 5,550 इंजेक्शन मंगाए हैं। वहीं देश में ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए लाइपोसोमल लिम्फोटोसिन इंजेक्शन के सबसे अधिक वॉयल खरीदने वाला भी राजस्थान पहला राज्य बन गया है, जबकि प्रदेश सरकार ने बिहार के सुपौल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक सरपंच ने अपनी भतीजी की शादी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जमकर डांस किया। सरपंच के ठुमके लगाने का ये वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, जिसमें वो डांस करने वाले कलाकारों के साथ दिखाई दिए। इस शादी समारोह में गाने और संगीत का भी इंतजाम किया गया था, जिसको देखकर सरपंच भी जोश में आ गए और उन्होंने वहां खूब ठुमके लगाए। लेकिन इस जश्न में उन्होंने कोरोना नियमों की पूरी तरह अनदेखी कर दी। ना तो उनके चेहरे पर मास्क दिखा और ना ही उन्होंने लोगों से तय दूरी ही बनाई। उनके अलावा वहां मौजूद दूसरे लोगों ने भी यही गलतियां की। बताया गया कि ये घटना 6 जून की है, जिसका वीडियो सामने आते ही पुलिस ने कोरोना नियमों को तोड़ने पर सरपंच के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अमेरिका के एरिजोना से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के जंगलों में लगी भीषण आग ने आसपास के रिहायशी इलाकों के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। हालांकि दमकल कर्मियों ने काफी हद तक इस पर काबू पा लिया, लेकिन कई जंगल अब भी भीषण आग की चपेट में हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जिनमें रात के अंधेरे में जंगल का एक बड़ा हिस्सा लपटों से घिरा नजर आया। ऐसा लगा मानो पूरे जंगल में अंगारों की चादर बिछी हुई हो। एक तरफ नीचे जमीन पर ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी, तो दूसरी ओर आसमान में चारों तरफ काला धुआं फैलता नजर आया। ऐसी आग पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हुआ, लेकिन कड़ी मशक्कत करते हुए दमकल कर्मी अपने काम पर लगे रहे, जिसके लिए इन लोगों ने हवाई मदद भी ली। इस दौरान जंगल के ऊपर से उड़ता एक हवाई जहाज आग बुझाने वाले केमिकल की बौछार करता दिखा। कुछ हिस्सों में धीरे धीरे आग की लपटों का दायरा कम होता नजर आया। बताया गया कि भीषण आग की वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे दमकल कर्मियों को आग बुझाने में कामयाबी मिलती गई, कई जगहों से यह आदेश वापस लेकर लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई। यूपी के बाराबंकी में एक महिला की हत्या के बाद गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। वहीं जब पुलिस इस हंगामे को शांत करवाने के लिए पहुंची तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी सख्ती दिखाई, पत्थरबाजी कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ा। इस बीच जब कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेरा तो पुलिस वालों ने उन्हें धक्का देकर वहां से हटाया। इस कार्रवाई में कई लोग जमीन पर गिर गए। खबर है कि प्रधान के चुनाव में रंजिश की वजह से उस महिला की हत्या उस वक्त की गई जब वो अपने पति के साथ घर लौट रही थी। इस हमले में उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जब महिला का शव उसके घर लाया गया तो उसके ससुराल और मायके पक्ष के बीच अंतिम संस्कार के मुद्दे पर विवाद खड़ा हुआ। पुलिस इसी विवाद को सुलझाने पहुंची थी। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए समर्थन मूल्य 50% से 62% तक इजाफा कर दिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल की वो कीमत होती है जिस कीमत पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। सबसे ज्यादा इजाफा सरकार ने तिल के समर्थन मूल्य में किया। तिल के समर्थन मूल्य में 452 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा अरहर और उड़द के लिए भी 300 रुपए प्रति क्विंटल तक समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया। खरीफ की फसल वो फसलें होती हैं
जिन्हें जून जुलाई के महीनों में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के महीनों में काटा जाता है। बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य मौजूदा कारोबारी साल से लागू होगा, यानी जिन फसलों की बुआई अभी की जा रही है उनके लिए किसानों को बढ़ी हुई कीमत मिलेगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने पीएम को बंगाल की मौजूदा हालात की जानकारी दी। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। अभिनेता सुशांत सिंह की जिंदगी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने वाली सुशांत के पिता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगी। सुशांत के पिता की ओर से दायर याचिका में अभिनेता की जिंदगी पर आधारित फिल्मों या दूसरे प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में सुशांत के नाम या उससे मिलते जुलते पात्रों के इस्तेमाल पर रोक की मांग की गई है। आज इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। भारत में ये ग्रहण आंशिक रूप से ही होगा, इसलिए ग्रहण काले मान्य नहीं होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस में होगा। सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 से शुरू होकर शाम के 6:41 तक रहेगा। राजस्थान के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। श्रीगंगानगर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। दिन भर चले गर्म लू के थपेड़ों ने श्रीगंगानगर के लोगों को झुलसा कर रख दिया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। हिंदू धर्म ग्रंथों और देवी देवताओं पर विवादित रैप गाने वाले कलाकार MC कोड उर्फ अंकित तिवारी सकुशल मिल गए हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से ढूंढ निकाला है। उनकी मां दीपा तिवारी ने 5 जून को साउथ दिल्ली की मेहरौली पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग की FIR दर्ज करवाई थी। हरियाणा की रोहतक पुलिस ने बॉक्सर और मॉडल कामेश की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में 2 पक्षों के बीच हुई लड़ाई में बॉक्सर कामेश बीच बचाव करने पहुंचे थे। इसी बीच एक आरोपी ने तेजधार हथियार से उन पर वार कर दिया। इलाज के समय उनकी मौत हो गई थी। मुंबई में संतोष हुलावले नाम के एक आदमी ने 3 अलग अलग तरह के खास रोबोट बनाए और दावा किया कि कोरोना महामारी से लड़ाई में ये काफी मददगार साबित होंगे। संतोष अब तक 18 रोबोट बना चुके हैं, लेकिन उनके बनाए ये 3 रोबोट इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि इन्हें बनाने वाले संतोष हुलावले का दावा है कि ये तीनों कई अलग अलग कामों में माहिर हैं। मसलन खाने पीने की चीजें और दवाइयों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, या कोरोना मरीजों का अकेलापन दूर करने की बात हो, या गले लगाकर उन्हें हिम्मत देनी हो, ऐसी कई खूबियां इन रोबोट में बताई गई। यही नहीं, दावा किया गया कि अगर किसी अस्पताल में आग लग जाए या फिर ऐसी कोई खतरनाक घटना घट जाए तो वहां भी ये बेहद अहम भूमिका निभाएंगे। ये तीनों रोबोट मैंने स्पेशली कोरोना के लिए बनाया है। इन तीनों रोबोट्स की इसमें अलग अलग भूमिका होने वाली है। खास बात यह कि इन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि कोरोना के इस दौर से निपटने में ये काफी मददगार साबित हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। वहां कुछ नेताओं के बयान देखकर यह सवाल उठने लगा है कि क्या एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने बीजेपी नेताओं पर नीतीश सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने एनडीए के दलों के बीच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की है। कुछ दिन पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने राज्य के कई जिलों में अल्पसंख्यकों के, दलित और कमजोर वर्ग के लोगों को प्रताड़ित करने और जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का मामला उठाया था और इसके लिए पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बचाव में जीतन राम मांझी सामने आए और बीजेपी नेताओं पर नीतीश सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की। हालांकि जेडीयू ने जीतन राम मांझी की मांगों को खारिज करते हुए इसे आंतरिक मामला बताया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार अपनी बयानबाजी से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। हर बात को हमेशा उठाने की जरूरत नहीं है। अब अभी इस सवाल का कोई मतलब नहीं। कोई सवाल मन में अगर आए तो इंटरनल फोरम पर सवालों को उठाना चाहिए। सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, सरकार अकेले बीजेपी की नहीं है, और भी पार्टी है जेडीयू बीजेपी के अलावा, सब लोगों को मिलाकर सरकार है। तो कहीं कुछ कमी है, उसको दूर करने की जवाबदेही सबकी है। एनडीए के भीतर सवाल उठने के बाद विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर हो गया। आरजेडी ने आरोप लगाया कि एनडीए में शामिल दलों को एक दूसरे पर अब भरोसा नहीं रहा। बिहार की जो एनडीए हुकूमत है
ये जनता में अपनी विश्वास खो दिया है। जनता में विश्वास ही नहीं खोया है, गठबंधन दलों के बीच भी विश्वास इन लोगों ने खो दिया है। अब नेतृत्व पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि ये नेतृत्व बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग हो रही है, बिहार को रसातल में ढकेल कर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं लोग। हर एक दूसरा घटक दल एक दूसरे को डिच कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच मतभेद होने का दावा किया। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि बीजेपी नेताओं की ओर से नीतीश कुमार पर एनडीए से अलग होने का दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी की जो स्टेट की लीडरशिप है वो गाहे बगाहे नीतीश कुमार जी के कार्यशैली पर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कभी किसी और मामले को लेकर ओपनली बोल रहे हैं। कई बार तो मुख्यमंत्री के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी होती है। परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, या तो नीतीश कुमार जी खुद इस्तीफा देके भाग जाएं, या सरकार इतनी अस्थिर हो जाए, लाचार हो जाए नीतीश कुमार, उन्हें खुद कहना पड़ेगा भैया मेरे बस का चीज़ अब नहीं है। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सेनेट ने चीन की टेक्नोलॉजी से निपटने के लिए एक बेहद अहम बिल पास कर दिया, जिससे चीन बुरी तरह तिलमिला गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट है कि अमेरिका की सेनेट ने चीन की तकनीक का जवाब देने और वहां की कम्युनिस्ट सरकार की चालबाजियों को देखते हुए एक बड़े बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल में अमेरिका अपनी कंपनियों को नई टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए भारी भरकम आर्थिक मदद देगा, ताकि इस क्षेत्र में चीन का दबदबा खत्म किया जा सके। इसका सबसे बड़ा असर हुआवेई जैसी चीनी कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल 5G तकनीक के मामले में इस कंपनी का दबदबा है। यही वजह है कि अमेरिकी सेनेट में इस बिल के पास होते ही चीन तिलमिला गया। बौखलाए चीन ने कहा कि यह बिल चीन की तरक्की को रोकने के लिए लाया गया और वैसे ऐसे कदमों पर चुप नहीं बैठे। बड़ी खबर राजस्थान से। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद राजस्थान कांग्रेस में भी कलह की खबरें सामने आ रही हैं। खबर है कि सचिन पायलट ने उनके और गहलोत के बीच का विवाद सुलझाने के लिए बनाई गई कमेटी के बारे में आलाकमान से सवाल पूछा है। साथ ही सचिन पायलट अपने समर्थकों को दरकिनार किए जाने से भी काफी नाराज बताए जा रहे हैं। 11 जून को अपने पिता राजेश पायलट की जयंती के मौके पर दौसा में सचिन पायलट अपनी ताकत दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में पायलट समर्थक विधायक कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही अगर दिल्ली हाईकमान की ओर से कोई न्योता आता है तो पायलट अपने समर्थकों के साथ दिल्ली आ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के हस्ताक्षर के साथ ही गहलोत से नाराजगी का पत्र सोनिया गांधी को सौंप सकते हैं। पायलट चाहते हैं कि भले ही वो सरकार में शामिल ना हो, लेकिन या तो उन्हें राज्य में पार्टी का कमान मिले या फिर उनका कद गहलोत के बराबर करने का कोई फॉर्मूला हाईकमान निकाले। पायलट के समर्थन में कई पार्टी के कई नेता भी सामने आ गए। जो भी कोई बात हुई होगी हाईकमांड से या जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से जो भी है, उनको पूरा ज़रूर, जो अगर कोई बात हुई है तो उसको ज़रूर पूरा भी करना चाहिए। उसके लिए बात नहीं है, और मेरे ख्याल से उनने वो बात उठाई है तो उसके अंदर कोई बुरे मानने की बात नहीं है कि कोई बात है तो उनको पूरा नहीं करी है तो वो बात उठा सकते हैं। उसमें मेरे ख्याल से उसमें कोई वो बात नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है कि आपके अंदर कोई बात है, आप कोई कार्यकर्ता है, वो स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। मेरी सबसे होती है, आपसे भी दिन में 4 बार होती है, अजय माकन जी से होती है, मुख्यमंत्री जी से होती है, पायलट साहब से होती है, सब पार्टी के लीडर से, हमारे और विपक्ष के लीडरों से भी बातें होती रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेरे क्षेत्राधिकार में है मैं उसी प्रश्न का जवाब देता हूँ। इस बीच खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 जून को सचिन पायलट के कार्यक्रम पर पानी फेरने की पूरी तैयारी कर ली है। राजेश पायलट की जयंती के दिन सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन रोकने के लिए गहलोत ने 11 जून को ही महंगाई के खिलाफ पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री गहलोत ने पार्टी के सभी विधायकों और नेताओं को प्रदर्शन में शामिल होने को कहा है। साथ ही 11 जून को राजस्थान की बॉर्डर सील करने की भी योजना है, ताकि पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ राज्य से बाहर ना जा सके। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पायलट समर्थक कुछ विधायकों से भी संपर्क साधा जा रहा है, ताकि सरकार पर कोई संकट ना हो। मध्य प्रदेश के कई शहरों में हुई भारी बारिश ने वहां के लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी।
देवास में तो 2 घंटे की तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए और नदी नालों के उफान पर आने से उनका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में पानी के तेज बहाव में एक स्कूटर बहता नजर आया। उसे पकड़ने के लिए एक शख्स भी पानी में उतर गया। कुछ दूर तक उस आदमी ने स्कूटर को पकड़ कर रखा। इतने में दूसरा आदमी उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन पानी के तेज बहाव में वो स्कूटर को नहीं बचा सके। बारिश के बाद आए इस सैलाब ने देवास के कई इलाकों में नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान सिवनी में हुआ। वहां तेज बारिश में एक कच्चा मकान ढह गया, जिसके मलबे की चपेट में आने से 2 बच्चों की जान चली गई और कुछ लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई। जम्मू से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क धंसने से 4 गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ वो गाड़ियां तब वहां से गुजर रही थी। तभी अचानक सड़क धंस गई और चारों गाड़ियां नीचे जा गिरी। इस हादसे के बाद वहां भीड़ जुटी। उन लोगों ने इस हादसे की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे, जिनमें कुछ ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में जुट गए तो कुछ हादसे की जांच करने लगे। पंजाब के 3 शहरों में अमरिंदर सिंह के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी के बीच अमृतसर, पटियाला और पठानकोट में कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में कई पोस्टर लगाए गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे कैप्टन हैं, वो कैप्टन रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने एक IAS अधिकारी की पत्नी से लूटपाट के आरोप में 3 लोगों को पकड़ लिया। इनमें एक आरोपी नाबालिग भी है। आरोप है कि इन्होंने एम्स के पास कार से जा रही इस महिला को बातों में उलझाकर ये लूटपाट की। देश में तीसरी कोरोना लहर की आशंका को देखते हुए बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी। अब पार्टी देश भर में 1 लाख से ज्यादा कोरोना योद्धा तैयार करेगी, जो अलग अलग तरीके से लोगों की मदद करेंगे। पूरे देश भर में लगभग 1 लाख कोरोना योद्धा तैयार होने की तैयारी है। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के करीबियों पर शिकंजा कसा गया। वहां प्रशासन ने अतीक के भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम की करोड़ों की जमीन जब्त कर ली। आरोप है कि उन्होंने इन जमीनों पर अवैध कब्जा किया था। भोपाल के रातीबड़ गांव की पंचायत ने वैक्सीन नहीं लगवाने पर सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया, जिसके बाद अच्छी खासी तादाद में गांव वाले कोरोना का टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच गए। वैक्सीनेशन सेंटर में हम यहाँ देख रहे हैं कि गांव के लोग आ रहे हैं, तो सामाजिक बहिष्कार का तरीका कारगर हो रहा है। पंचायत की चेतावनी का असर ऐसा हुआ कि लोग वैक्सीन की अहमियत को समझने लगे। ये सबको फैल सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है वैक्सीन लगवाना। वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद कर्मचारियों ने माना कि इस चेतावनी के बाद गांव में टीका लगवाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। काफी संख्या में फिर लोग मोटिवेट हुए और फिर आए हैं लगवाने के लिए। दिल्ली के रोहिणी में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम भारत दर्शन नाम से एक पार्क बनवा रहा है। इस पार्क की खासियत यह है कि इसे बनाने में कबाड़ का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पार्क में देश की 17 इमारतों के मॉडल कबाड़ से बनाए जाएंगे। ये तमाम चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं, पर खासियत ये है कि इन सब के लिए इस्तेमाल किया गया है स्क्रैप यानी कि कबाड़ा। एलोपैथी और आयुर्वेदिक के बीच छिड़ी बहस के बीच योग गुरु रामदेव ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील की है। सबको मुफ्त वैक्सीन लगेगी, तो डबल वैक्सीन की डोज लगवाएं। आप कब तक लगवा रहे हैं वैक्सीन? जल्दी लगवा लेंगे। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट पर कोरोना के टीकों का असर कम हुआ। एम्स में हुई एक रिसर्च में यह बात सामने आई। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि एम्स में हुई इस रिसर्च में ऐसे 63 लोगों के सैंपल लिए गए जो कोरोना का टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित हो गए। इन 63 लोगों में 53 ने कोवैक्सीन और 10 लोगों ने कोविशील्ड के टीके लगवाए थे। इनमें 36 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कोरोना के टीके की दोनों डोज लगवा ली। ये लोग 5 से 7 दिन तक बुखार आने के बाद एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराए गए थे, लेकिन इनमें कोई भी गंभीर नहीं हुआ। रिसर्च में सामने आया कि टीके की 1 डोज लेने वालों में 77% मरीज कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से संक्रमित हुए और दोनों डोज लेने वाले में 60% मरीज डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना पॉजिटिव हुए। इससे पहले नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी एक रिपोर्ट में ऐसा ही दावा किया था, जबकि इससे पहले ब्रिटेन से आई एक रिपोर्ट में भी डेल्टा वेरिएंट पर फाइजर और एस्ट्राजेनेका के टीकों का कम असरदार बताया गया था। भारत में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को ही कोविशील्ड कहा जाता है। बिहार के गोपालगंज से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां मामूली विवाद के बाद बदमाशों ने एक आदमी के मकान के बाहर बमबाजी की। बताया गया कि जादू टोने का आरोप लगाकर पहले तो बदमाशों ने उस आदमी को धमकी दी।
और फिर उसके मकान के बाहर जाकर बम फेंक दिए। वहां से सामने आई तस्वीर में दिखा कि मोटरसाइकिल पर आए 2 बदमाशों ने एक के बाद एक 2 बम वहां फेंके, जिससे धुएं का गुबार फैल गया। बदमाशों ने वहां हवा में कई गोलियां भी चलाई, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिली कि यहाँ बम कोई आकर के बम बिक दिया है और बम बिक कर भाग गया है, उधर फायरिंग भी किया है। इस घटना के बाद से वहां रहने वाले लोग डरे हुए हैं, जिसको देखते हुए वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी FBI की अगुवाई में 16 देशों के 9000 से ज्यादा पुलिस वालों ने मिलकर ट्रोजन शील्ड नाम का एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन चलाया कि दुनिया भर में संगठित अपराध की कमर टूट गई। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के देशों के इस ऑपरेशन के जरिए अपराधियों के 700 ठिकानों पर छापा मारा गया और 800 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, जिनके वीडियो अब जारी किए गए। पुलिस ने न दिन देखा न रात, पूरी तैयारी के साथ दुनिया के 16 देशों में ऐसे ताबड़तोड़ छापे मारे कि अपराधियों के होश उड़ गए। उन्हें संभलने का वक्त ही नहीं मिला और सैकड़ों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सिर्फ गिरफ्तारियां ही नहीं, पुलिस के हाथ बदमाशों की काली करतूत के सबूत भी लगे। 32 टन से ज्यादा ड्रग्स की खेप बरामद की गई। हथियारों का जखीरा भी जब्त किया गया। 14 करोड़ 80 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों के मुताबिक 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कैश भी पुलिस को मिला। असल में यह भंडाफोड़ हुआ अनोम नाम के एक मैसेजिंग ऐप से, जिसे FBI ने बनाया था। अपराधियों को इस ऐप का इस्तेमाल करने का झांसा दिया गया। वो इस ऐप का इस्तेमाल ये सोचकर कर रहे थे कि उनके मैसेज कोई नहीं पढ़ रहा, लेकिन उनकी एक एक हरकत की जानकारी खुफिया एजेंसियों तक पहुंच रही थी। इससे पहले कि संगठित अपराध के गिरोह चलाने वालों को इस बात की भनक लगती, वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। यूपी के गोंडा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सड़क पर पैदल चल रहे एक आदमी को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। इस हादसे में उन दोनों को चोटें आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। और ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि सड़क के किनारे वो आदमी अपने दोस्त के साथ जा रहा था। तभी पीछे से आ रही मोटरसाइकिल उससे भिड़ गई। टक्कर होते ही वो आदमी दूर जा गिरा। वहीं मोटरसाइकिल सवार भी फिसलते हुए बीच सड़क पर गिर गया। इसके बाद मोटरसाइकिल सवार तो कुछ ही देर में खुद ही उठकर बैठ गया, लेकिन उसने जिससे टक्कर मारी थी वो जमीन पर लेटे लेटे ही दर्द के मारे छटपटाता रहा। हालांकि तब तक वहां कई लोग जुट गए और उन्होंने उन दोनों को तुरंत ही अस्पताल भिजवाया। ऑक्सीजन कांड के आरोपों में घिरे आगरा के श्री पारस अस्पताल को यूपी सरकार ने सील कर दिया। एक दिन पहले हुए हंगामे के बाद से ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया था। और मरीजों को शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों में सरकारी अधिकारियों की टीम श्री पारस अस्पताल पहुंच गई। अधिकारियों ने पहले एक जंजीर बांधकर अस्पताल के गेट पर ताला जड़ा, फिर उस ताले पर लाल सरकारी स्याही डालकर उसे सील कर दिया। अस्पताल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उसी क्रम में आज सीलिंग की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा की गई है। यहाँ पर 26 अप्रैल को हुई घटना की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीम बनाई है। सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन कांड के आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। FIR हो गई है तो गिरफ्तारी भी होगी। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिन लोगों ने मानवता के खिलाफ कृत्य किया उनको छोड़ेंगे नहीं। इस बीच न्यूज 18 की टीम अप्रैल को अस्पताल में अपनी पत्नी को खोने वाले नथुलाल त्यागी से मिली। उनका कहना है कि एक दिन पहले ही उनकी बीवी की हालत में बड़ा सुधार बताया गया था, लेकिन अचानक उनके पास पत्नी की मौत की खबर आई। पत्नी की मौत के 8 दिन बाद ही उनके बेटे ने भी दम तोड़ दिया। मेरा बच्चा भी खत्म हो गया 8 दिन के बाद, उससे पहले खत्म। आगरा के CMO की शिकायत पर यूपी पुलिस ने भी FIR दर्ज कर ली।